सिर्फ गेट के करीब एक कैबिन बना हुआ था और नौजवान उस कैबिन में घुसा हुआ था। इमरान भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। नौजवान एक कूलर में से गिलास में पानी उंडेल रहा था। इमरान ने जैसे ही कदम अंदर रखा, नौजवान आहट सुनकर तेजी से सीधा हो गया। गिलास अभी तक उसके हाथ में था। तुम अंदर क्यों आए हो? नौजवान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। देखो मिस्टर, मुझे सीधी तरह बता दो कि मिसेस कैडी कहाँ है, वरना मैं पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता हूँ। इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर सामने करते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। बता तो दिया है, नौजवान ने बौखलाए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। न जाने ये इमरान के लहजे का असर था या उसके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी का, और दूसरे लम्हे इमरान ने ट्रिगर दबा दिया और नौजवान एक झटका खाकर पहलू के बल झुक गया। उसका दायां कान आधा उड़ गया था। साइलेंसर लगा रिवॉल्वर से सिर्फ शोला बुलंद हुआ था। बताओ, वरना इस बार गोली खोपड़ी में उतर जाएगी, इमरान ने पहले से ज्यादा खूंखार लहजे में कहा। मिसेस कैडी व्हाइट क्वार्टर में है, चीफ बॉस ने उसे वहां बुला लिया है, नौजवान ने कान पर हाथ रखते हुए इंतहाई तकलीफदा लहजे में कहा। और हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है, इमरान ने कहा। मुझे मालूम नहीं, वरना। नौजवान ने कुछ कहना चाहा, मगर उसी लम्हे उसके हलक से चीख निकल गई। इमरान के साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से एक और शोला निकला और नौजवान का बायां कान जड़ से गायब हो गया। बताओ जल्दी, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। ग्रीन बीच पर लाल कोठी, नौजवान ने डूबते हुए लहजे में कहा। कोड बताओ, इमरान ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा। कोड मैड इन शेपलिट है, नौजवान ने जवाब दिया। इमरान ने उसकी आंखों में सच्चाई की झलकियां देखी तो उसने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया और इस बार गोली ठीक नौजवान की पेशानी पर पड़ी और वो बगैर कोई आवाज निकाले वहीं ढेर हो गया। इमरान उसके मरते ही तेजी से मुड़ा और फिर भागता हुआ फाटक से बाहर निकल आया। उसने नौजवान का खात्मा इसलिए कर दिया था ताकि वो उसके मुतालिक किसी को इत्तला न दे सके। फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए वो चौक के नजदीक होता चला गया ताकि वहां से टैक्सी पकड़कर वो हेडक्वार्टर पहुंच सके। तेज सीटी की आवाज सुनते ही नकाबपोश ने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ बढ़ाकर उसने सामने रखे हुए बड़े से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। नंबर 2 कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही ट्रांसमीटर से एक करक सी आवाज उभरी। यस, डीजी स्पीकिंग ओवर। नकाबपोश ने बड़े बावकार लहजे में जवाब देते हुए कहा। बॉस, हालात हमारे खिलाफ हो गए हैं। जजीरा मैनहट्टन में हमारे आदमी बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। पूरा सेक्शन मारा गया है। ओवर। नंबर 2 की आवाज सुनाई दी। ओ, ऐसा कैसे हो सकता है? ओवर। नकाबपोश के लहजे में बेपनाह करकती उभर आई थी। ऐसा हो गया है जनाब, शायद मुखबिरी हो गई। सेक्शन बी के 25 अफराद को ऐन मौके पर यहाँ की सीक्रेट सर्विस ने घेर लिया और फिर बेपनाह लड़ाई के बाद पूरा सेक्शन खत्म हो गया। ओवर। नंबर 2 ने जवाब दिया। वो फार्मूला अभी तक मैनहट्टन में है। ओवर। नकाबपोश ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, मालूम यही हुआ है। ओवर। नंबर 2 ने जवाब दिया। उस पार्टी लीडर का क्या हुआ? क्या वह इख्तियार हासिल करने के लिए तैयार है? ओवर। नकाबपोश ने कुछ देर रुककर कहा। नहीं जनाब, उसने मुल्क की हालात देखकर कतई इनकार कर दिया है। ओवर। नंबर 2 ने जवाब दिया। ओ, इसका मतलब है हमारी तमाम प्लानिंग फेल हो गई। ओवर। नकाबपोश ने सपाट लहजे में कहा। बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम हो रहा है जनाब। दरअसल हमारी प्लानिंग कुछ जरूरत से ज्यादा गहरी हो गई। हमने वो फार्मूला हासिल करने के लिए पूरा मुल्क तबाह करके रख दिया है। इस बिना पर पार्टी लीडर भाग गए। अगर इस कदर तबाही ना होती तो शायद हालात ऐसे ना होते। ओवर। नंबर 2 ने जवाब दिया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दरअसल हमारी प्लानिंग ये थी कि मुल्क का इख्तियार बदलकर हम नए वजीर आजम से वो फार्मूला हासिल करते। इस तरह फार्मूला की चोरी बिल्कुल राज में रह जाती और हमें उस फार्मूले का मुआवजा बहुत ज्यादा मिल जाता, वरना दूसरी सूरत में तमाम दुनिया को उस फार्मूले के मुतालिक मालूम हो जाता और बेशुमार तंजीमें उसके हुसूल के लिए मैदान में कूद पड़ती। मगर इख्तियार बदलने के चक्कर में मुल्क तबाह हो गया। ऊपर चीफ बॉस ने कहा। बस जनाब, हाथ जरा सख्त हो गया। बहरहाल अब क्या हुक्म है? ओवर। नंबर 2 ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है हमें अपनी प्लानिंग बदल देनी चाहिए और अब हमें सिर्फ फार्मूले के हुसूल पर तमाम तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। ओवर। चीफ बॉस ने जवाब दिया। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अब हालात हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। यहाँ की सीक्रेट सर्विस, इंटेलिजेंस और पुलिस भी अब बहुत ज्यादा सरगर्म अमल हो गई है, इसलिए किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। ओवर। नंबर 2 ने जवाब दिया। तो ठीक है, तमाम सेक्शनों के इंचार्ज को मेरी तरफ से हिदायत दे दो कि आज रात 10 बजे
हेडक्वार्टर पहुंच जाए। हम नई पॉलिसी डिस्कस करके कल से उस पर अमल शुरू कर देंगे। ओवर, चीफ बॉस ने जवाब दिया। बेहतर जनाब, मैं अभी तमाम सेक्शंस को इत्तला दे देता हूँ। ओवर, नंबर 2 ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, चीफ बॉस ने जवाब दिया और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अभी उसे ट्रांसमीटर ऑफ किए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि ट्रांसमीटर से एक बार फिर सीटी की आवाज गूंजने लगी। चीफ बॉस ने चौंक कर ट्रांसमीटर की तरफ देखा। इस बार ट्रांसमीटर के दाएं कोने पर मौजूद बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था। वो समझ गया कि ऑपरेशन रूम से कॉल है। उसने तेजी से बटन ऑन कर दिया। S1 स्पीकिंग फ्रॉम ऑपरेशन रूम सर। ओवर, ट्रांसमीटर से आवाज उभरी। यस, डीजी स्पीकिंग। ओवर, चीफ बॉस ने तहकुमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। बॉस, फैयाज के साथ हमारा राब्ता खत्म हो गया है। ओवर, S1 ने जवाब दिया। राब्ता खत्म हो गया है, क्या मतलब? ओवर, चीफ बॉस ने चौंक कर पूछा। सर, हमने आपके हुक्म के मुताबिक उसे ज़हनी तौर पर कंट्रोल करने के लिए 1130 का इंजेक्शन लगाया था और चेकिंग के लिए उसकी गर्दन में X11 फिट किया था। ओवर, S1 ने याद दिलाते हुए कहा। हाँ, मुझे याद है। ओवर, चीफ बॉस ने करप्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। सर, उन दोनों में एक खामी है और वो खामी अब सामने आ गई है। अल्कोहल अगर उस आदमी के मादे में चली जाए तो 1130 का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है और जब तक अल्कोहल का असर रहे X11 भी बेकार हो जाती है। और फैयाज ने अचानक बाहर का रुख किया और जब तक ऑपरेटर मुझे बताता और मैं उसे ज़हनी तौर पर कंट्रोल करके शराब पीने से बाज रखता, वो खालिस विस्की का गिलास हलक में उंडेल चुका था। चुनांचे इस तरह 1130 का खात्मा हो गया और साथ ही X11 भी बेकार हो गया। अब ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और ना ही वो स्क्रीन पर आ रहा है। चुनांचे मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं। ओवर, S1 ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। हो सकता है इस दौरान इमरान उससे टकरा गया हो। मैंने तो इसलिए उनका इस्तेमाल किया था कि वो एशिया से आया है और मुसलमान है और मुसलमान शराब नहीं पीते, मगर उस कमबख्त ने पी ली। ओवर, चीफ बॉस ने कहा। यस सर, मेरा भी यही ख्याल था, मगर। ओवर, S1 ने चीफ बॉस की तायद करते हुए कहा। मेरा ख्याल है फैयाज शराब पीने के बाद अपने होटल ही गया होगा। ओवर, चीफ बॉस ने कुछ सोचते हुए कहा। हो सकता है सर। ओवर, S1 ने जवाब दिया। ठीक है, मैं पता करता हूँ। अगर वो होटल में है तो मैं उसे वहां से अगवा कराकर ऑपरेशन रूम में पहुंचा देता हूँ। तुम चेक कर लेना कि इमरान उससे मिला है या नहीं। उसके बाद कार्डियम इंजेक्शन लगा देना ताकि ये अल्कोहल वाला मसला भी पैदा ना हो। ओवर, चीफ बॉस ने जवाब दिया। ओके सर। ओवर, S1 ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, चीफ बॉस ने जवाब दिया और उसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने तेजी से उसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील करनी शुरू कर दी ताकि वो फैयाज के अगवा की हिदायत दे सके। तकरीबन 1 घंटे के तवील इंतजार के बाद ब्लैक ज़ीरो की टैक्सी चेक हुई और फिर उसे आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी गई। आपको बहुत तकलीफ हुई जनाब, ड्राइवर ने कार स्टार्ट करते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है, ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और ड्राइवर ने सर हिला दिया। चेकिंग के बाद उसने टैक्सी की रफ्तार खासी तेज रखी थी और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद टैक्सी एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गई। सुपर कॉलोनी आ गई है जनाब, आपने कहाँ उतरना है? ड्राइवर ने पूछा। चौक पर उतार दो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और टैक्सी ड्राइवर ने चंद लम्हों बाद चौक पर पहुंचकर गाड़ी रोक दी। ब्लैक ज़ीरो ने किराया अदा किया और फिर उस वक्त तक वहीं ठहरा रहा जब तक टैक्सी आगे बढ़कर नजरों से ओझल न हो गई। टैक्सी के जाने के बाद ब्लैक ज़ीरो तेजी से कोठियों की तरफ बढ़ा और उसने उनके नंबर गौर से देखने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद ही वो 11 नंबर कोठी के सामने खड़ा हुआ था। कोठी के फाटक की जैली खिड़की खुली हुई थी और साइड में बने हुए कैबिन से निकलने वाली रोशनी की एक मोटी सी चादर ने खिड़की को भी रोशन कर रखा था। ब्लैक ज़ीरो ने झुककर खिड़की से अंदर झांका तो पूरी कोठी तारीकी में डूबी हुई थी। सिर्फ साइड कैबिन में रोशनी थी। ब्लैक ज़ीरो कदम बढ़ाकर अंदर दाखिल हो गया। रिवॉल्वर उसने जेब से निकालकर हाथ में संभाल लिया था। दूसरे लम्हे वो बेख्तियार उछल पड़ा क्योंकि साइड कैबिन के खुले दरवाजे से कैबिन में पड़ी हुई लाश साफ नजर आ रही थी। वो तेजी से कैबिन में दाखिल हुआ तो बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया। किसी ने नौजवान की पेशानी पर गोली मारकर उसे हलाक कर दिया था। दूसरे लम्हे ब्लैक ज़ीरो की नजरें लाश के कानों पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। नौजवान का दाया कान आधा गायब था जबकि बाया कान सिरे से उड़ा दिया गया था। ब्लैक ज़ीरो समझ गया कि किसी ने नौजवान पर तशद्दुद किया है और फिर उसे गोली मार दी है। ब्लैक ज़ीरो ने झुककर नौजवान की नब्ज देखी तो उसे महसूस हुआ कि यह कार्रवाई कुछ देर पहले ही हुई है क्योंकि लाश अभी तक गर्म थी।
ब्लैक जीरो ने नफ्स छोड़कर इधर उधर देखा कि शायद कोई काम की चीज मिल सके, मगर वहां आम से सामान के अलावा और कोई चीज नजर न आ रही थी कि अचानक कैबिन में पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। ब्लैक जीरो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्लैक जीरो ने घुटे घुटे लहजे में कहा। मार्शल, फौरन कोठी खाली करके हेडक्वार्टर रिपोर्ट करो। अभी अभी इत्तला मिली है कि रोको बार के काउंटरमैन ने मजाक मजाक में कोठी का नंबर एक आदमी को बता दिया है और उससे खतरनाक आदमी ने वो नंबर हासिल कर लिया है। ऐसा ना हो कि वो तुम पर चढ़ दौड़े। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज में कहा गया। लहजा बेहद तहकुमाना था। ठीक है मैडम, ब्लैक जीरो ने उसी तरह घटे घटे लहजे में जवाब देते हुए कहा। जाहिर है इसके सिवा वो कर भी क्या सकता था। उसे मार्शल के लहजे का इल्म ही ना था। और उसके साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। दूसरी तरफ से बोलने वाली ने शायद ब्लैक जीरो के लहजे पर गौर ही ना किया था। ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लेकर रिसीवर रख दिया, मगर दूसरे लम्हे उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने झपट कर रिसीवर उठाया और फिर तेजी से एक्सचेंज के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्दी राब्ता कायम हो गया। चीफ ऑफ इंटेलिजेंस स्पीकिंग। ब्लैक जीरो ने राब्ता कायम होते ही इंतहाई करक लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से बोलने वाली ऑपरेटर लड़की ने घबराकर जवाब दिया। फौरन पता करके बताओ कि नंबर 11116663 पर अभी अभी कहां से कॉल की गई है। इमरजेंसी। ब्लैक जीरो ने लहजे को पहले से ज्यादा तहकुमाना बनाते हुए कहा। बेहतर जनाब, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ऑपरेटर ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। फौरी तौर पर उसके जहन ने अच्छा काम किया था और इस वक्त उसकी वो आदत काम आई थी कि वो जहां भी जाता था इंक्वायरी एक्सचेंज के नंबर सबसे पहले याद कर लेता था। यही वजह थी कि उसे सेंट्रल एक्सचेंज का नंबर याद रहा था। सर, नंबर नोट कीजिए, 310031। ऑपरेटर ने 1 मिनट से भी कम अरसे में जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया। अभी ये भी मालूम करके बताओ कि इस नंबर का एड्रेस क्या है। फौरन। ब्लैक जीरो ने इस बार लहजे को कदरे नर्म रखते हुए कहा। बेहतर जनाब, आपको फिर होल्ड करना होगा। ऑपरेटर लड़की की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। शायद इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से शुक्रिया के लफ्ज ने उसे बेपनाह मसरत बख्शी थी। ठीक है, मगर जल्दी और सही मालूम करके बताओ। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। सर, पता नोट कीजिए, 36 रिवेन्यू ग्रीन बीच। ऑपरेटर लड़की ने जवाब दिया। पता सही है? ब्लैक जीरो ने पूछा। बिल्कुल जनाब, मैंने अच्छी तरह चेक किया है। ऑपरेटर ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया और फिर एक झटके से रिसीवर रख दिया। फिर दरवाजे की तरफ मुड़ते मुड़ते उसे ख्याल आया और उसने मुड़कर नौजवान की लाश की तरफ देखा। उसका कदो कामत ब्लैक जीरो जितना ही था। चुनांचे उसने फौरी तौर पर एक फैसला किया और फिर तेजी से नौजवान के कपड़े उतारने लगा, मगर दूसरे लम्हे वो रुक गया क्योंकि नौजवान के कॉलर पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। उसने इधर उधर देखा और फिर उसे सामने अलमारी में उसी साइज के दूसरे कपड़े नजर आ गए। ब्लैक जीरो ने फुर्ती से वो कपड़े उतारे और अपने कपड़े उतारकर वो पहन लिए और वो उसके जिस्म पर फिट थे। उस तरफ से मुतमईन होकर उसने अपने कपड़ों से सामान निकालकर जेबों में मुंतकिल किया और फिर रेडीमेड मेकअप बॉक्स खोलकर मार्शल का मेकअप अपने चेहरे पर करने में मसरूफ हो गया। तकरीबन 15 मिनट में वो मार्शल के मेकअप में आ गया। आईने में मेकअप का तफसीली जायजा लेने के बाद वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ कैबिन से बाहर निकला और फिर फाटक से बाहर आ गया। अब सिर्फ मार्शल के लहजे का मसला रह गया था, मगर उसने सोच लिया था कि इतने बड़े मिशन के मुकाबले में ये रिस्क मामूली है। चौक पर आकर उसने एक खाली टैक्सी पकड़ी और उसे ग्रीन बीच चलने का कहकर पिछली सीट पर बड़े इत्मीनान से बैठ गया और टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। वो खुश था कि कम से कम नाकाम नहीं रहा और उसने मिसेस कैडी या हेडक्वार्टर का पता मालूम कर लिया है। दरवाजा खुला और एक कवि हैकल नौजवान कांधे पर फैयाज को लादे कमरे में दाखिल हो गया। इसे स्ट्रेचर पर लिटा दो, सफेद एप्रॉन पहने हुए नौजवान ने तहकुमाना लहजे में आने वाले को कहा और उसने सर हिलाकर दीवार के करीब मौजूद स्ट्रेचर पर फैयाज को लिटा दिया। अब तुम जाओ, सफेद एप्रॉन वाले ने कहा और फैयाज को ले आने वाला सलाम करके वापस मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही सफेद एप्रॉन वाला तेजी से स्ट्रेचर पर पड़े हुए फैयाज की तरफ बढ़ा। फैयाज स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा हुआ था। एस्ट्रो चेक करो कि इसके मादे में अल्कोहल की कितनी मिकदार मौजूद है और अगर हो तो उसे वॉश करो जब तक मैं चीफ बॉस को इसके आने की इत्तला कर दूं। सफेद एप्रॉन वाले ने अपने बाएं तरफ खड़े हुए नौजवान से कहा और वो सर हिलाता हुआ तेजी से फैयाज की तरफ बढ़ गया, जबकि सफेद एप्रॉन वाला एक कोने में नस्ब बड़ी सी मशीन की तरफ बढ़ा और फिर उसने उसका बटन ऑन कर दिया। चंद लम्हों बाद मशीन पर नस्ब स्क्रीन रोशन हो गई।
पहले तो उस पर लहरी सी कौंती रही, फिर एक नकाबपोश की तस्वीर उभर आई। S1 स्पीकिंग ओवर। सफेद एप्रोन वाले ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस, डीजे स्पीकिंग ओवर। नकाबपोश की करक आवाज सुनाई दी। बॉस, फैयाज ऑपरेशन रूम में पहुंच चुका है। ओवर। S1 ने कहा। ओ, क्या पोजीशन है उसकी? ओवर। चीफ बॉस ने चौंकते हुए पूछा। उसे बेहोश करके ले आया गया है। मैंने S2 को कह दिया है कि वो उसके मादे में मौजूद अल्कोहल की मिकदार चेक करके उसे वॉश कर दे। ओवर। S1 ने जवाब दिया। ठीक है, चेकिंग मशीन फिट करके मुझसे उसका रास्ता कायम कर दो। सवालात मैं खुद करूंगा। ओवर। चीफ बॉस ने कहा। बेहतर जनाब। ओवर। S1 ने कहा और फिर मुड़कर उसने एक और छोटी सी मशीन की तार खींचकर उस बड़ी मशीन के साथ फिट की और फिर उस छोटी मशीन का तार स्ट्रेचर के साथ दीवार से नस्ब एक काफी बड़ी मशीन के साथ लगा दिया। क्या पोजीशन है? S1 ने S2 से पूछा। अल्कोहल खासी मिकदार में मौजूद थी। मैंने इंजेक्शन लगाकर उसे वॉश कर दिया है। S2 ने जवाब दिया। चेकिंग मशीन ऑन कर दो, बॉस खुद सवाल करेंगे। S1 ने कहा और S2 ने फुर्ती से उस बड़ी मशीन के साथ नस्ब ट्रांसपेरेंट शीशे के एक बड़े खोदनुमा कंटोक को खींचकर स्ट्रेचर पर पड़े हुए फैयाज के सर पर फिट कर दिया। S1 ने मशीन का बटन ऑन किया और एक माइक उठाकर कहने लगा। चेकिंग मशीन ऑन है बॉस, आप सवालात कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? चीफ बॉस की आवाज कमरे में गूंजी। सुपरिटेंडेंट फैयाज। फैयाज के चेहरे पर नस्ब खोद वाली मशीन से आवाज उभरी। तुम शराब पीने से पहले कहाँ थे? चीफ बॉस ने पूछा। मैं शहर में घूमकर इमरान को ढूंढता फिर रहा था। फैयाज ने जवाब दिया। इमरान मिला? चीफ बॉस ने पूछा। हाँ मिला था। फैयाज ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो? क्या इमरान तुमसे मिला था? चीफ बॉस ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैंने शराब पी और फिर बार के काउंटरमैन ने मुझसे 200 पाउंड लेकर दहशतगर्द के सरगने का पता बताया। मैं फौरन वहां पहुंचा, मगर वहां मौजूद एक नौजवान ने बताया कि ये तो किसी मिसेस कैडी की कोठी है। मैं मायूस होकर वापस मुड़ा तो मुझे इमरान मिल गया। फिर इमरान ने मुझे वापस होटल भेज दिया और कहा कि सुबह आकर मिलूंगा। फैयाज ने तफसील बताते हुए कहा। मिसेस कैडी की कोठी? क्या नंबर था कोठी का? चीफ बॉस के लहजे में बेपनाह तशवीश थी। 11 सुपर कॉलोनी। फैयाज ने जवाब दिया। क्या तुमने इमरान को उसके मुतालिक बताया था? चीफ बॉस ने कड़क लहजे में पूछा। हाँ, पहले तो इमरान ने मुझे टैक्सी में बिठा लिया था, मगर जब मैंने उसे तफसील बताई और मिसेस कैडी का नाम लिया तो उसने चौंक कर टैक्सी रुकवा दी और फिर टैक्सी ड्राइवर को कहा कि वो मुझे होटल छोड़ दे और खुद वहीं रह गया। फैयाज ने जवाब दिया। S1। चीफ बॉस ने इस बार S1 से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस। S1 ने जवाब देते हुए कहा। फैयाज को कॉर्डेम इंजेक्शन लगाकर वापस होटल भिजवा दो और इसकी सख्त निगरानी करो। जैसे ही इमरान इससे आकर मिले फौरन उसे कंट्रोल में रखो और मुझे इत्तला दो। चीफ बॉस ने कहा। बेहतर बॉस। S1 ने जवाब दिया और फिर तेजी से उसने मशीन का बटन ऑफ कर दिया और नंबर 2 को कॉर्डेम इंजेक्शन तैयार करने के लिए कहा ताकि चीफ बॉस के हुक्म की तामील की जा सके। इमरान को चौक पर पहुंचते ही खाली टैक्सी मिल गई और फिर टैक्सी ने उसे ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे बाद ग्रीन बीच पर पहुंचा दिया। ग्रीन बीच साहिल समंदर पर बनी हुई एक अजीमो शान रिहायशी कॉलोनी थी। इमरान ने टैक्सी छोड़ी और फिर ग्रीन बीच में सुर्ख रंग की कोठी तलाश करने लगा, मगर पूरा ग्रीन बीच छान मारने के बावजूद उसे वहां सुर्ख रंग की कोई कोठी नजर न आई तो उसकी खोपड़ी में धमाके होने लगे। वो समझ गया कि नौजवान ने मरते मरते भी उसे डॉज दे दिया है, मगर अब क्या हो सकता था? नौजवान मर चुका था। इमरान ने एक बार फिर ग्रीन बीच का चक्कर लगाया, मगर सिवाय मायूसी के कुछ हासिल न हुआ। वहां कोई कोठी ऐसी न थी जो तमाम सुर्ख रंग की हो। आखिर मायूस होकर उसने वापसी की ठानी और फिर उसे अचानक ख्याल आया कि वो फैयाज से उस बार का पता पूछे जिसके काउंटरमैन ने उसे मिसेस कैडी की कोठी का नंबर बताया था। उसने सोचा कि हो सकता है उस काउंटरमैन से मजीद मालूमात हासिल हो सके। चुनांचे उसने टैक्सी पकड़ी और उसे होटल ऑर्गेन्जा चलने का कहकर सीट पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कुबदगी के आसार छाए हुए थे। ये शायद उसकी जिंदगी का पहला मौका था कि वो यूं अंधेरे में टामकटोहिया मारता फिर रहा था। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो ब्लैक जीरो को कॉल करके उससे पूछे कि उसने मिसेस कैडी का सुराग कैसे लगाया था। शायद कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे वो आगे बढ़ सके, मगर फिर उसने इरादा बदल दिया। वो इस मामले में ब्लैक जीरो से रहनुमाई ना लेना चाहता था। वो चाहता था कि अपने तौर पर मुजरिमों को पकड़कर उसका सहरा फैयाज के सर बांध दे और फिर ब्लैक जीरो पर चढ़ाई कर दे। वो लोग बिल्कुल निकम्मे हैं।
जबकि फैयाज जैसे आदमी ने उनके मुकाबले में केस हल कर लिया। बस उसकी जहनी रोक थी, वरना वो जानता था कि ब्लैक जीरो को उसकी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया होगा, क्योंकि सर जॉन केबल ने उनके सामने प्रिंस ऑफ ढब का नाम लिया था और जाहिर है समदर वगैरह अच्छी तरह जानते थे कि प्रिंस ऑफ ढब कौन है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि टैक्सी होटल ऑर्गेन्जा के कंपाउंड में दाखिल हो गई। इमरान टैक्सी से उतरा और उसने किराया अदा करके मेन गेट का रुख किया, मगर अभी वो मेन गेट तक पहुंचाना था कि अचानक उसने होटल के इंतहाई बाएं कोने में चंद सायों को हरकत करते देखा। दो आदमी बड़े पुरअसरार अंदाज में सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। आम आदमी तो शायद उन लोगों की तरफ मुतवज्जे न होता, मगर वो इमरान था। उसकी छठी हिस्स ने फौरन ही खतरे का अलार्म बजा दिया और इमरान मेन गेट की तरफ बढ़ने की बजाय उस कोने की तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों आदमी झुके झुके अंदाज में चलते हुए कंपाउंड वॉल के करीब पहुंचे और दूसरे लम्हे वो इंतहाई फुर्ती से छोटी सी कंपाउंड वॉल क्रॉस करके सड़क पर पहुंच गए। इमरान ने अपने तौर पर खासी तेजी दिखाई, मगर जब तक वो कंपाउंड वॉल तक पहुंचता वो दोनों सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ी हुई एक सियाह रंग की कार में सवार होकर तेजी से आगे बढ़ गए। इमरान ने कार की नंबर प्लेट देखने की कोशिश की, मगर वहां सिरे से नंबर प्लेट ही गायब थी। इमरान उनके जाने के बाद वापस मुड़ा और मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। उसके जहन में एक उलझन सी पैदा हो गई थी, मगर कोई चीज वाज़ेह न थी कि उन दोनों आदमियों के इस तरह चोरी छुपे और पुरअसरार तौर पर वापस जाने का मकसद क्या था। बहरहाल अब इस बारे में कुछ सोचना फिजूल ही था, इसलिए वो मेन गेट से गुजरकर काउंटर की तरफ जाने की बजाय सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि फैयाज ने उसे बता दिया था कि वो कमरा नंबर 112 में रहता है। कहाँ जाना है? लिफ्ट बॉय ने उसके लिफ्ट में दाखिल होते ही पूछा। रूम नंबर 112, इमरान ने जवाब दिया और लिफ्ट बॉय ने असबात में सर झुकाकर 5वीं मंजिल का बटन दबा दिया और लिफ्ट तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। अभी दो आदमी होटल से बाहर आए हैं। उन्होंने सिया रंग के सूट पहने हुए थे। वो कौन सी मंजिल से आए हैं? इमरान ने लिफ्ट बॉय से पूछा। सॉरी सर, पिछले आधे घंटे से कोई आदमी लिफ्ट पर सवार नहीं हुआ, लिफ्ट बॉय ने मातबाना लहजे में जवाब दिया और इमरान खामोश हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो दोनों आदमी लिफ्ट के जरिए आने जाने की बजाय फायर ब्रिगेड के लिए बनाई गई उब्बी सीढ़ियों से उतरे होंगे। थोड़ी देर बाद लिफ्ट 5वीं मंजिल पर पहुंच गई। लिफ्ट बॉय ने दरवाजा खोलते हुए कहा, सर बाएं तरफ तीसरा कमरा 112 है। शुक्रिया, इमरान ने कहा और लिफ्ट से निकलकर तेजी से बाएं तरफ बढ़ने लगा। लिफ्ट वापस नीचे चली गई। चंद लम्हों बाद ही इमरान रूम नंबर 112 के सामने खड़ा था। इमरान ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब न आया तो इमरान ने दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुला हुआ था और इमरान अंदर दाखिल हो गया। सामने बिस्तर पर फैयाज गहरी नींद में गर्क सोया हुआ था। इमरान काफी देर तक कमरे का जायजा लेता रहा, मगर वहां ऐसे कोई आसार न थे जिससे महसूस होता कि किसी ने फैयाज की नींद के दौरान मुदाखलत की हो। चुनांचे इमरान मुतमईन हो गया कि उन दो आदमियों की पुरअसरार हरकत का ताल्लुक कम से कम फैयाज या उसके कमरे से नहीं हो सकता। इमरान ने दरवाजा बंद किया और फिर वो फैयाज की तरफ बढ़ता चला गया। फैयाज के बिस्तर के करीब जाकर इमरान कुछ देर खड़ा सोचता रहा कि उसे जगाए या खुद भी वहीं सो जाए, फिर सुबह को जो होगा देखा जाएगा। मगर फिर उसने फैसला किया कि फैयाज को जगाकर उस बार का पता पूछ ले, क्योंकि सुबह को शायद वो काउंटरमैन वहां न मिले और उसे तलाश करने में वक्त जाया करना पड़े। चुनांचे इमरान ने आगे बढ़कर फैयाज को बुरी तरह झंझोड़ दिया। चंद लम्हे तक तो फैयाज बेहिस वो हरकत रहा, मगर फिर उसमें जिंदगी के आसार दौड़ने लगे और दूसरी बार झंझोड़ने के बाद उसने आंखें खोल दी। अरे तुम यहाँ मुजरिमों को पकड़ने के लिए आए हो या शराब पीकर बिस्तर पर ऐंठने के लिए आए हो? इमरान ने उसे एक बार फिर झंझोड़ते हुए कहा और फैयाज एक झटके से उठकर बैठ गया। इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे फैयाज बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो, हालांकि शराब पीने के बाद उठने वाला शख्स नॉर्मल हालत में नहीं जाग सकता। तो तुम इमरान? फैयाज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ मैं। सुनाओ, ऐश हो रही है सरकारी खर्च पर? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अरे नहीं, मेरी किस्मत में ऐश कहाँ। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा टॉयलेट तक हो आऊं, फैयाज ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और फिर उछलकर बिस्तर से नीचे उतरा और तेजी से चलता हुआ टॉयलेट में घुसता चला गया। उसके जाने के बाद इमरान ने बेख्तियार सर पर हाथ फेरा। फैयाज का अंदाज कुछ नामानूस सा लगता था, मगर फिर उसने सोचा कि शायद नशे की हालत में अचानक जगाने की वजह से ऐसा हुआ हो। चुनांचे उसने इस ख्याल को तर्क करके मेज पर पड़े हुए टेलीफोन को अपनी तरफ खिसकाया। वो अस्पताल टेलीफोन करके मालूम करना चाहता था कि सर रहमान अभी तक वहां मौजूद है या उन्हें पाकिस्तान ले जाया गया है।
टेलीफोन का रिसीवर उठाकर उसने सेंट्रल अस्पताल के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अभी उसने पूरे नंबर डायल न किए थे कि फैयाज टॉयलेट के दरवाजे से बाहर निकला। इमरान की चूंकि उसकी तरफ पुश थी, इसलिए वो फैयाज के हाथ में पकड़े हुए टॉयलेट वॉशर ब्रश को न देख सका। फैयाज कदम पर कदम रखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इमरान की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी बेहिसी छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे उसकी हरकत बेकार की हो। इमरान की पुश्त पर आकर उसने अपना हाथ बुलंद किया और फिर पूरी कुव्वत से टॉयलेट वॉशर ब्रश का भारी भरकम दस्ता इमरान की खोपड़ी पर रसीद कर दिया। इमरान जो टेलीफोन करने में मसरूफ था, अचानक सर पर पड़ने वाली भरपूर ज़रब से उछलकर कुर्सी से नीचे जा गिरा। उसके दिमाग पर अंधेरे ने जबरदस्त यलगार की। एक लम्हे के लिए उसने अपनी बेपनाह कुव्वत इरादी के बल पर उस अंधेरे को झटकने की लाशऊरी कोशिश की, मगर दूसरे लम्हे सर पर पड़ने वाली दूसरी भरपूर ज़रब ने उसे दुनिया व माफिया से कतन बेगाना कर दिया और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। फैयाज हाथ में ब्रश पकड़े बड़े फातिहाना अंदाज में फर्श पर पड़े हुए बेहोश इमरान के सर पर यूं खड़ा था जैसे शिकारी शेर का शिकार करके बड़े फातिहाना अंदाज में फोटो खिंचवाते हैं।